पाकिस्तान में आज कई लोग टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को इस्लामी नेता मानते हैं। कोई उन्हें खलीफा एर्दोआन कहता है तो कोई उन्हें इस्लाम की आशा कहता है। जब 1915 में वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्मेनियन ईसाइयों का मैसेकर किया गया, लड़ाई में जाने वाला हर सैनिक यह मानता था कि वह काफिरों को खत्म कर रहा है और जन्नत उसका इंतजार कर रही है। एसीरियन और ग्रीक्स का भी कत्ल हुआ। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख ईसाई मारे गए या इस्लाम कबूल करने को मजबूर हुए। उनकी औरतों को माले गनीमत कहकर मुस्लिम सैनिकों में बांट दिया गया कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सिगरेट से दागा, उनके कानों में गर्म सलाखें डाली गईं, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके दांत तोड़ डाले गए। काफिरों के प्रति इतनी नफरत और इतनी घृणा ही अजरबैजान और पाकिस्तान को एक दूसरे के नजदीक लाती है। और इस ट्राइपोड का तीसरा देश है टर्की। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अपील की कि इंडियन टूरिस्ट टर्की और अजरबैजान जैसे देशों को बॉयकॉट करें, क्योंकि बड़ी संख्या में भारत से इन दोनों देशों में लोग घूमने के लिए जाते हैं। लोगों से यह भी अपील की गई कि इन देशों के प्रोडक्ट्स को न खरीदा जाए। इस बॉयकॉट के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हर बार हर स्थिति में टर्की और अजरबैजान जैसे देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। While openly declaring our support for our brotherly people of Pakistan. अभी हाल ही में टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुल के मदद की। इसके अलावा अजरबैजान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की आलोचना की। अजरबैजान के लोगों ने कई ट्वीट्स भी किए कि भारत उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ एक कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। आप में से कई लोगों ने टर्की के बारे में तो सुना ही होगा। टर्की के भारत विरोधी स्टैंड के बारे में भी लगभग हम सभी जानते हैं। लोगों में इस बात की उत्सुकता जरूर है कि आखिर अजरबैजान का भारत ने क्या बिगाड़ा है, ये क्यों हमेशा भारत के खिलाफ बोलने लग जाता है। इस वीडियो में हम अजरबैजान के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। उसके बाद हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से ऐसे कारण हैं कि पाकिस्तान की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर स्थित यह दोनों देश हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं अजरबैजान से। भारत की सीमा से लगभग 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर स्थित यह देश टर्की का पड़ोसी है। यह देश मूल रूप से एक इस्लामिक कंट्री है। 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत संघ कई पार्ट्स में टूट गया। अजरबैजान नाम का एक देश सोवियत संघ से आजाद हुआ और टर्की ने सबसे पहले उसे मान्यता दी। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि 2020 में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच नारगोनो काराबाख रीजन को लेकर एक युद्ध हुआ। एक ईसाई राष्ट्र अर्मेनिया और एक मुस्लिम राष्ट्र अजरबैजान आमने सामने थे। टर्की ने खुलेआम अजरबैजान का समर्थन किया। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं था, इसे इस्लाम वर्सेज क्रिश्चियनिटी के रूप में प्रचारित किया गया। यह प्रचार किया गया कि इस्लाम पर हमला हुआ है। इस युद्ध में टर्की की मदद से अजरबैजान ने अर्मेनिया की निर्दोष जनता पर खूब अत्याचार किए। उन अत्याचारों के किस्से आज भी इतिहास में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जिसमें अजरबैजान के सैनिकों ने अर्मेनिया की चर्च पर चढ़कर इस्लामिक नारे लगाए। अजरबैजान की हरकतें इतनी कायराना और घटिया थीं कि अर्मेनिया के लोगों ने कब्रों से अपने मरे हुए लोगों को भी हटा लिया, क्योंकि अजरबैजान के सैनिकों को क्रिश्चियंस कब्रों को तबाह करने में खुशी मिलती थी। एक इंसिडेंट तो यह भी था कि अर्मेनियन सोल्जर को अजरबैजान ने कैद कर लिया था। फिर 6 महीने बाद उसकी मां को उसकी बॉडी मिली जिसमें उसका सर ही गायब था। आप में से कई लोगों को याद होगा कि ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट पाकिस्तान ने भी भारत के एक सैनिक के साथ किया था। जब करगिल युद्ध के दौरान हमारे बहादुर सैनिक सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सेना ने कैद कर लिया था। फिर उनका मृत शरीर भारत में वापस आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सिगरेट से दागा, उनके कानों में गर्म सलाखें डाली गईं, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके दांत तोड़ डाले गए, उनकी हड्डियां तोड़ी गईं, उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए और अंत में सिर में गोली मार दी गई। काफिरों के प्रति इतनी नफरत और इतनी घृणा ही अजरबैजान और पाकिस्तान को एक दूसरे के नजदीक लाती है। और इस ट्राइपोड का तीसरा देश है टर्की, जो हर स्थिति में हर स्थान पर इस्लाम के नाम पर उनका समर्थन करता रहता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों टर्की हमेशा पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों के साथ खड़ा रहता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। टर्की और अजरबैजान आज जिस क्षेत्र में खड़े हैं, वहां एक समय कभी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य ने इस्लाम के नाम पर न जाने कितने लोगों को मारा, कितने नरसंहार किए और कितनी सभ्यताओं को कुचला। इसके शासक खुद को गाजी कहते थे। गाजी यानी इस्लाम के सैनिक। लड़ाई में जाने वाला हर सैनिक यह मानता था कि वह काफिरों को खत्म कर रहा है और जन्नत उसका इंतजार कर रही है। इसी विचार के साथ ऑटोमन साम्राज्य ने पूरी दुनिया में तलवार के दम पर अपनी सत्ता कायम की।
एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई रीजन्स में इन्होंने कई लोगों को इस्लाम के नाम पर मारा। ऑटोमन साम्राज्य द्वारा जो नरसंहार किए गए उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर आर्मेनिया के साथ हुआ। जब 1915 में वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्मेनियन ईसाइयों का मैसेकर किया गया, उनकी औरतों को माले गनीमत कहकर मुस्लिम सैनिकों में बांट दिया गया। आर्मेनियंस के साथ साथ एसीरियन और ग्रीक्स का भी कत्ल हुआ। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख ईसाई मारे गए या इस्लाम कबूल करने को मजबूर हुए। ऑटोमन साम्राज्य ने शुरू से लेकर अंत तक एक पॉलिसी पर काम किया जिसका नाम था देहशिर्मे। इस पॉलिसी के अंतर्गत आसपास के ईसाई बच्चों को जबरन उठाया जाता था, उनके माता पिता से छीनकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता था और फिर उन्हीं सिपाहियों को उन्हीं गांवों में अटैक करने के लिए भेजा जाता था। यह सारी चीजें लगभग 600 वर्षों तक चली। फिर आया 1920 के आसपास का समय। ब्रिटेन से युद्ध हारने के बाद टर्की में खिलाफत का अंत हुआ और वहां ऑटोमन साम्राज्य औपचारिक रूप से खत्म हुआ। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि उसी खिलाफत को वापस लाने के लिए 1919 में भारत में भी मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन किया था। बहरहाल टर्की ने जब ऑटोमन साम्राज्य को खत्म किया तो वहां मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में टर्की को एक सेकुलर कंट्री बना दिया गया, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए। आज का टर्की उस ऑटोमन साम्राज्य के उस विचार को, उस इतिहास को फिर से जिंदा करना चाहता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाजिया सोफिया। हाजिया सोफिया एक बैजेंटाइन चर्च था जिसे 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा एक मस्जिद में बदल दिया गया था। 1934 में आधुनिक टर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल ने इसे एक म्यूजियम में बदल दिया और यह कहा कि यह म्यूजियम ईसाइयों और मुस्लिमों सबके लिए अब खुला रहेगा। इससे दुनिया को यह लगा कि टर्की अब वाकई में सेकुलर हो गया है। लेकिन 2020 में टर्की के वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसे फिर से एक मस्जिद में बदलने का फैसला किया। एर्दोआन उस म्यूजियम को वापस से मस्जिद में बदलकर कहीं ना कहीं ऑटोमन साम्राज्य के उस सपने को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाजिया सोफिया को मस्जिद बनाना सिर्फ एक इमारत का बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐलान है कि खिलाफत वापस लानी है। टर्की की आत्मा में आज भी ऑटोमन साम्राज्य की गूंजें सुनाई देती हैं। लगभग 600 वर्षों तक चले ऑटोमन साम्राज्य ने केवल भौगोलिक सीमाएं ही नहीं बदली, बल्कि अरब, फारसी और तुर्क सभ्यताओं के मिश्रण से एक नए इस्लामिक उम्मा का गठन किया। ऑटोमन सुल्तानों का यह दावा था कि वे खलीफा हैं। खलीफा यानी पूरी इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर। यदि हम यह कहें कि आज का टर्की उसी खलीफा के पद को पुनर्जीवित करने की ओर बढ़ रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। टर्की इस समय पूरी दुनिया को जिस नजरिए से देख रहा है उसकी पॉलिसीज की जड़ें उसी इतिहास में दर्ज हैं। एर्दोआन के भाषणों में बार बार नियो ऑटोमनिज्म जैसे शब्द आते हैं। टर्की की विदेश नीति भी इसी सपने से प्रेरित है। बीते दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम सब ने देखा कि किस प्रकार टर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा था। आखिर क्यों? टर्की तो पाकिस्तान से बहुत दूर है। यह दोनों देश तो बॉर्डर भी शेयर नहीं करते। फिर किस नाम पर यह दोनों देश एक हुए? यह दोनों देश अगर एक हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर। टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें धर्म के नाम पर इमोशंस ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान की स्थापना ही इस्लाम के नाम पर हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ टर्की ऑटोमन काल की विरासत और खिलाफत के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को पेश करता है। दोनों देशों के डीएनए में इस्लामी एकता की सोच घुली हुई है। आपस में मिलने के लिए इससे बड़ा कारण और भला क्या चाहिए? टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने बार बार इस्लामिक एकता की बात की है। कश्मीर का मुद्दा हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर इस्लाम से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, इन दोनों देशों ने उन पर एकजुटता दिखाई है। और यह एकजुटता सिर्फ सरकारों के स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनता के स्तर पर भी है। पाकिस्तान में टर्की को लेकर एक कल्चरल फेटिश भी है। टर्की का एक टेलीविजन सीरियल है एर्तुगरुल गाजी। यह सीरियल ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर बना हुआ है। इसे पाकिस्तान में खूब देखा जाता है। पाकिस्तान में आज कई लोग टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को इस्लामी नेता मानते हैं। कोई उन्हें खलीफा एर्दोआन कहता है तो कोई उन्हें इस्लाम की आशा कहता है, और टर्की इस प्रेम को बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ इस्लामी भावना नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी भी है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान को साथ में रखकर टर्की अपनी इस्लामिक उम्मा वाली स्ट्रेटजी को एशिया तक विस्तार देना चाहता है। पाकिस्तान एक देश है जो अपनी पहचान की तलाश में है, और टर्की एक देश है जो अपनी खोई हुई पहचान को फिर से स्थापित करना चाहता है। टर्की ने यह दिखाया है कि वह उम्मा का प्रोटेक्टर है, और पाकिस्तान ने यह दिखाया है कि वह उम्मा का सेनापति है। तो आप जरा सोचिए कि इतिहास भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन क्या उसका प्रभाव खत्म हुआ है? क्या ऑटोमन साम्राज्य अब केवल किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज तक सीमित है? क्या उसके विचार, उसकी खिलाफत, उसकी तलवार की भूख, उसकी खून की प्यास, ये सब भी उसके साथ दफन हो चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आप गलत हैं।
क्योंकि जब इतिहास केवल अतीत न रहकर वर्तमान को निर्देशित करने लगे तो वह सिर्फ इतिहास नहीं रह जाता, बल्कि वह विचारधारा बन जाता है। और ऑटोमन साम्राज्य की विरासत आज विचारधारा बनकर टर्की की आत्मा में धड़क रही है। आज अजरबैजान और टर्की भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारकर गलत किया, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन यही अजरबैजान और टर्की तब चुप थे जब पहलगाम में आतंकियों ने हमारे निर्दोषों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की जैसे देशों के लिए किसी दूसरे धर्म के लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। ये तीनों ही देश सिर्फ और सिर्फ कट्टर इस्लामिक सोच वाले हैं और हमेशा हर बुराई में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक बार फिर से मिडाइवल सोच की ओर धकेल रहे हैं।